कौन है? मैं पूछ रही हूँ, बाहर कौन है, जवाब दो। उसने हिम्मत से पूछा, मगर उसकी आवाज में साफ कपकपाहट महसूस की जा सकती थी। उसके जवाब में दरवाजा बजना बंद हो गया था और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। एक रूह की दास्तानी इबरत जिसने अपने मुजरम को मार कर अपना इंतकाम पूरा कर लिया था। सोहा अपने बेडरूम में बेड पर लेटी नावल पढ़ने में मसरूफ थी कि अचानक मोबाइल की टून पर वो चौंक पड़ी और मोबाइल उठाकर देखा। उसकी दोस्त रीना उसको कॉल कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कॉल उठाई और मोबाइल कान से लगाया। हेलो रीना, कैसी हो? वो नावल बंद करते हुए बोली। मैं ठीक हूँ, और तुम क्या कर रही हो? दूसरी तरफ से रीना की आवाज आई। मैं नावल पढ़ रही थी और तुम्हारी कॉल का इंतजार भी कर रही थी। हाँ, आज काफी देर हो गई तुमसे बात करने में, सोनिया ने जवाब दिया। और वो दोनों बातें करने लगीं। सोहा बातें करते फारग हुई तो रात का 1 बज रहा था। उसने उठकर नावल रैक में रखा और बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। सोहा इस्लामाबाद के मशहूर बिजनेसमैन की इकलौती और लाडली औलाद थी। वो सेकेंड ईयर में थी। वो बहुत खूबसूरत और अच्छी सीरत की मालिक थी। उसकी 2 गहरी दोस्तें रीना और सोनिया थी। सोहा की जिंदगी बहुत अच्छी और पुरसुकून गुजर रही थी, मगर अब उसकी पुरसुकून जिंदगी में तूफान बरपा होने वाला था। रात के खाने के बाद सोहा अपने वालिदैन के पास बैठी थी तो उसके पापा सोहा से बोले, सोहा, अगले हफ्ते मेरे दोस्त के बेटी की शादी है जिसमें हम सब शिरकत करने जा रहे हैं। नहीं पापा, मैं शादी में नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाएं, सोहा ने कहा। सोहा, तुम क्यों नहीं जा रही हमारे साथ? जरीना ने पूछा। इसलिए मम्मी, हमारे कॉलेज में इस हफ्ते फंक्शन है जिसमें मैंने हिस्सा लिया है, सोहा ने जवाब दिया। मगर जरीना ने कुछ कहना चाहा। कोई बात नहीं, अगर तुम जाना नहीं चाहती तो तुम अपना ध्यान कॉलेज के फंक्शन पर दो, आर्यान नईम ने जरीना बेगम की बात काटते हुए कहा। थैंक यू पापा, सोहा ने कहा, और फिर वो लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सोहा के वालिदैन शादी में जा चुके थे और सोहा का अगले दिन कॉलेज में फंक्शन था। सोहा बहुत दिलो जान से तैयारी में मसरूफ थी। फंक्शन वाले दिन सोहा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो पहली पोजीशन पर थी। उस दिन वो बहुत खुश थी। उसने अपना पूरा दिन अपनी दोस्तों के साथ गुजारा और जब वो घर पहुंची तो रात के 8 बज रहे थे। वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। सोहा बहुत गहरी नींद में थी। उसकी आंख दरवाजे के बजने पर खुली थी। वो उठकर बैठ गई। दरवाजा बजने की आवाज से वो डर महसूस कर रही थी क्योंकि वो घर में अकेली थी। उसने टाइम देखा जिस पर रात के 2 बज रहे थे। उसने हाथ से लैंप की लाइट जलाई और उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। कौन है? मैं पूछ रही हूँ, बाहर कौन है, जवाब दो। उसने हिम्मत से पूछा, मगर उसकी आवाज में साफ कपकपाहट महसूस की जा सकती थी। उसके जवाब में दरवाजा बजना बंद हो गया था और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सोहा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, बाहर आकर इधर उधर देखा, मगर उसको कोई भी नजर नहीं आया। वो वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ी तो उसको नीचे किसी के भागने की आवाज आई, तो वो ना चाहते हुए भी नीचे की सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा, मगर उसको कोई नजर नहीं आया। फिर उस घर का दाखिली दरवाजा देखा जो उसने बंद किया था। वो अब भी अंदर से बंद ही था। ये देखकर वो सोचने लगी कि कोई अंदर कैसे दाखिल हो सकता है। अभी वो सोच ही रही थी कि छत वाला दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वो छत वाली सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। छत पर चारों तरफ खामोशी थी और चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। छत पर कोई ज़िह रूह नजर नहीं आ रही थी। कौन है जो मुझे तंग कर रहा है और नजर क्यों नहीं आ रहा है? वो सोचते हुए छत के किनारे पर पहुंच गई। छत की दीवार बहुत छोटी थी। वो आहिस्ता से नीचे झुकी और नीचे पोर्च में नजरें दौड़ाईं, मगर उसको कोई नजर नहीं आया। वो सीधी हो रही थी कि उसको एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। इससे पहले कि वो पलटती, किसी ने उसको धक्का दे दिया और उसके मुंह से चीख निकली और वो नीचे पोर्च में जा गिरी और फिर रात की खामोशी छा गई। सोहा, मेरी बच्ची अपनी माँ को छोड़कर क्यों चली गई? जरीना बेगम सोहा के जनाजे से लिपटी कह रही थीं और बहुत जोर जोर से रो रही थीं। औरतें उनको चुप करवाने की कोशिश कर रही थीं और तसल्लियां दे रही थीं।
आर्यान नईम भी मर्दों के साथ बैठे हुए थे। उनको पुलिस ने जैसे ही इस हादसे की खबर दी, वो लोग फौरन ही पहली फ्लाइट से यहाँ पहुँच गए। उनको अपनी इकलौती बेटी के चले जाने का बहुत अफसोस था और लोग उनकी दिलजोई कर रहे थे। कुछ देर बाद लोग जनाजे से फारग होकर अपने अपने घर चले गए, सिवाय पुलिस इंस्पेक्टर के जो कुछ मालूमात के लिए रोके गए थे। मुझे आपकी बेटी की मौत का बहुत अफसोस है, मगर हमें भी आपसे कुछ ज़रूरी मालूमात चाहिए। और फिर इंस्पेक्टर अपनी मालूमात लेने के बाद चला गया। सोहा की मौत को 1 महीना गुजर चुका था और सोहा की मौत को एक हादसा बताकर केस बंद कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। रात के 10 बज रहे थे। आर्यान नईम और मिसेस आर्यान सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक लाइट चली गई। उसी वक्त जोर से खिड़की खुली और सर्द हवा कमरे में दाखिल हुई, जिस पर वो दोनों चौंक गए। मैंने तो खिड़की बंद की थी, ये फिर कैसे खुल गई? वो बुड़बुड़ाती हुई खिड़की बंद करने को आगे बढ़ी, मगर फिर अचानक वो चीख मारते हुए खौफजदा होकर खिड़की से पीछे हट गई। क्या हुआ? आर्यान नईम जल्दी से उनके पास आई और पूछा। मैंने देखा कि नीचे सोहा खड़ी थी, वो खौफ की वजह से अटकते हुए कहने लगी, और आर्यान नईम ने जरीना का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तुम्हें वहम हुआ है और कुछ नहीं, वो जरीना बेगम की तरफ देखते हुए कहने लगे। मगर आर्यान, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से सोहा को देखा है, वो सोहा ही थी, यकीन करें। जरीना बेगम बोली, और अब तक वो खौफजदा थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आर्यान नईम ने उसको अब गुस्से से घूरते हुए कहा। नहीं आर्यान, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से उसे वहां खड़ी देखा है। जरीना बेगम हाथ के इशारे से बाहर की तरफ इशारा करते हुए एक ही बात कह रही थीं। तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। अब की बार आर्यान नईम ने आहिस्ता से कहा और आगे बढ़कर खिड़की बंद कर दी और दराज से टॉर्च निकालकर बाहर लाइट चेक करने चले गए और उनके पीछे जरीना भी चलने लगी। वो दोनों फ्यूज के पास खड़े थे। आर्यान फ्यूज चेक कर रहे थे और जरीना बेगम उनको सर्च लाइट जलाकर दिखा रही थी। आर्यान नईम ने तार लगाया और लाइट आ गई और वो दोनों कमरे में आ गए और कुछ देर बाद आर्यान नईम तो सो गए, मगर जरीना की आंखों के सामने बार बार सोहा की सूरत नजर आ रही थी। काफी देर तक उसे नींद नहीं आ रही थी और आखिरकार कुछ वक्त के बाद वो सो गईं। मार्च का महीना शुरू हो गया था और वो दोनों लान में बैठे बातें कर रहे थे। आर्यान जरीना बेगम को कह रहे थे कि मेरा बहुत दिल करता है कोई और भी मेरा राजदार होता और मैं उसको अपनी कहानी सुनाता और ये बात राज रखता, मगर आज के दौर में किसी को अपना राज बताना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। चलें जी, आप सोचें कि मैं एक अनजान शख्स हूँ और आप मुझे शुरू से अपनी कहानी सुनाएं। जरीना बेगम ने मजाक करते हुए कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। ये कहकर वो माजी में खोते गए और कहानी सुनाना शुरू कर दी। कराची में हम 2 दोस्त रहते थे। हम बचपन के दोस्त थे, मगर हमारी आदत में बहुत फर्क था। मैं बेईमानी से बिजनेस करता और हमेशा काम में फ्रॉड किया करता और ज्यादा पैसे कमाने की धुन में रहता। शायद मेरी बेईमानी और लालच की वजह से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था और एक दिन वो भी खत्म हो गया, जबकि मेरा दोस्त इनाम एक रहमदिल और गरीबों की मदद करने वाला और पूरी ईमानदारी से अपना बिजनेस करता था। जब मेरा बिजनेस खत्म हो गया तो इनाम ही ने मुझे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी। इनाम मुझ पर बहुत एतमाद करता था, इसी वजह से उसने बाद में मुझे मैनेजर की नौकरी दे दी थी। मुझे फिर उससे हसद होने लगा, वो इतने बड़े बिजनेस का मालिक था। और फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैंने कागज तैयार करवाए जिसमें मैंने लिखा कि मैं अपनी मर्जी से अपना तमाम बिजनेस अपने दोस्त आर्यान नईम के नाम करता हूँ, और ये कि उस कागज पर दस्तखत करवाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। वो अक्सर मेरे लाए कागज पर बगैर पढ़े साइन कर देता था। इससे पहले कि मैं साइन करवाता कि एक दिन उसका फोन आया कि उसने एक फैसला किया है, और ये राज की बात उसने मुझे अपने घर बुला कर की। जब मैं घर पहुंचा तो वो मेरे साथ ड्राइंग रूम में बैठ गया और मामूली बातें की। तो मैंने उससे पूछा, तुमने जिस बात के लिए मुझे बुलाया था वो अभी तक नहीं बताई। वो मेरी तरफ कुछ देर देखता रहा और फिर बोला, बात यह है कि मैं पिछले 4-5 महीनों से एक ही ख्वाब देख रहा हूँ और वो मुझे तशवीश में मुब्तला कर रहा है। अच्छा, तुम ऐसा ख्वाब में क्या देख रहे हो जिससे तुम इतने फिक्रमंद हो रहे हो?
मैंने उससे पूछा। मैं अक्सर देखता हूँ कि मेरी पीठ पर किसी ने हमला करके मुझे मार दिया है और ये ख्वाब अक्सर फजर से पहले आता है, और तुम तो जानते हो कि किसी के साथ कुछ भी बुरा होने वाला होता है तो मुझे ख्वाब में नजर आ जाता है और वो ख्वाब सच भी होता है। इनाम ने बड़ी फिक्रमंदी से कहा। तो अब तुमने क्या सोचा है, अब तुम क्या करोगे? मैंने पूछा। मैंने एक फैसला कर लिया है। मैंने अपनी तमाम प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी के जवान होने पर उसको दे दी जाएगी। ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये भी लिखा है कि मेरे मरने के बाद सारा बिजनेस तुम संभालोगे और वक्त आने पर मेरी बेटी को दे दोगे और इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। इनाम भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। मैंने अपनी कैफियत छुपाते हुए उससे कहा, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखोगे। उसने अपना हाथ मेरे सामने करते हुए कहा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैंने कहा और अपना हाथ उसी के हाथ पर रख दिया और फिर हटा लिया। और फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यार तुमने अभी तक मुझे कुछ खाने पीने को पूछा ही नहीं। और हाँ, मैं रात का खाना भाभी के हाथ का खाऊंगा। मैंने सामने से आती हुई भाभी को देख कर कहा। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं आपकी पसंद का ही खाना बना रही हूँ, रोबीना ने हंसते हुए कहा। मैं रात को वहाँ से खाना खाने के बाद निकला और सीधा घर आया। उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे तैयार करदा कागज भी किसी काम के नहीं थे और सच्चे ख्वाब मेरे लिए मुसीबत बन गए थे। क्या करूं, क्या करूं, अब क्या करना चाहिए? मैंने मुसलसल इधर उधर फिरते हुए बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर मैं रुक गया क्योंकि मेरे जहन में एक ऐसा ख्याल आ गया था जिससे मैं राज कर सकता था। और फिर आराम से मैं कमरे में जाकर लेट गया। इनाम के घर गाड़ियां खड़ी थीं जो आग बुझाने में मसरूफ थीं और पुलिस वाले इर्द गिर्द से मालूमात हासिल कर रहे थे जो आर्यान को दी जा रही थीं, क्योंकि जब उसे पता चला कि उसके घर आग लगी है तो उसने अंदर जाने की कोशिश की तो उसके जिस्म के कुछ हिस्से मुतासिर हो गए थे तो लोगों ने उसको रोका था। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने उसके पास आकर पूछा, आर्यान, क्या आप बता सकते हैं जब आग लगी आप कहाँ थे? आज मैं अपने दोस्त से मिलने घर आया था और हम दोपहर के खाने के बाद बातें कर रहे थे। सोहा को मैं हमेशा चीजें दिलवाने और बाहर घूमने के लिए ले जाया करता था। इस बार भी जब मैं उसको लेकर बाहर चला गया, जब वापस आया तो घर में आग लगी हुई थी और पता नहीं ये आग कैसे लगी। और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले मैं जिनको जिंदा छोड़ कर गया वो अब जिंदा नहीं हैं। आर्यान नईम ने कहा और पुलिस इंस्पेक्टर ये सुनकर चला गया और आर्यान अपनी गोद में लेटी 2 साल की सोहा को देखने लगा। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक किचन में आग गैस के लीक होने की वजह से लगी। जब आर्यान सोहा को लेकर चला गया तो रूबीना चाय बनाने किचन में आई थी। उसको नज़ला जुकाम था, इस वजह से उसको गैस महसूस नहीं हुई। इससे पहले कि वो रूबीना को रोकते वो आग जला चुकी थी और वो दोनों आग की लपेट में आ गए क्योंकि दोनों की लाशें किचन से मिली थीं। इनाम की वसीयत के मुताबिक सोहा को उसकी कस्टडी दे दी गई जो उसने कबूल कर ली और सारा बिजनेस सोहा के बड़े होने तक उसको दे दिया गया। और उसने अदालत में गुजारिश की कि सोहा के जवान होने तक ये बात उसको नहीं बताई जाएगी कि उसका बाप नहीं है, क्योंकि इस तरह उसका जहन मुतासिर होगा और उसकी ये बात कबूल कर ली गई। वो आग तुमने लगवाई थी? जरीना बेगम ने उससे पूछा। हाँ, वो आग मैंने लगवाई थी। मुझे पता था कि 4 बजे रूबीना चाय बनाती है और वो चाय बनाने जरूर जाएगी, इसलिए मैंने पानी पीने के बहाने किचन में जाकर गैस का चूल्हा खोल दिया था और खुद सोहा को लेकर बाहर आ गया था और वही हुआ जो सोचा था। रूबीना ने चाय बनाने के लिए आग जलाई और वो दोनों मर गए, आर्यान नईम ने कहा और फिर वो बताने लगा। मैंने सोहा की कस्टडी लेने के बाद वो शहर छोड़ा और यहाँ इस्लामाबाद आकर रहने लगा और तुमसे शादी कर ली और सोहा को इतना प्यार दिया कि उसको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उसका बाप नहीं हूँ। और पूरे 16 साल मैंने उसका बाप बनकर गुजारे और मैं पिछले 4 साल से उसकी सालगिरह पर उसको कोई ना कोई ज़मीन गिफ्ट कर रहा हूँ।
मगर पिछली सालगिरह पर मैंने उसको जो कागजात दिए थे वो उसने हमेशा की तरह बगैर पढ़कर साइन कर दिए। उन कागजों में लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से अपनी तमाम प्रॉपर्टी आर्यान नईम के नाम करती हूँ और अब उसका इस दुनिया में क्या काम था, इसलिए मैंने उस रात सोहा को मार दिया। हम दोनों इसी शहर में थे, शादी तो बस एक बहाना थी। हमने उस रात अपने प्लान पर अमल किया। पहले दरवाजे पर दस्तक दी, जब वो बाहर आई तो तुम नीचे चली गई और वो तुम्हारे पीछे आई, मगर तुम उसको नजर नहीं आई। और फिर मैं आवाज पैदा करके ऊपर गया तो वो छत पर आ गई। उसको छत पर कोई भी नजर नहीं आया। अगर वो छत के कमरे के दरवाजे को गौर से देखती तो उसे पता चल जाता कि दरवाजे पर ताला नहीं है। जब मैंने देखा कि वो छत के किनारे पर खड़ी है तो इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं था उसको मारने का। वो जैसे ही झुकी मैंने उसको धिक्का दे दिया और वो मर गई। इस केस को भी एक हादसा कहकर बंद कर दिया गया और उसकी तमाम दौलत का मैं अकेला मालिक हूँ। ये सब कहानी सुनाकर उसने टाइम देखा। ओह, बहुत देर हो गई, चलो कमरे में चलते हैं, और मुझे कल से इस बिजनेस का मालिक बनकर ऑफिस भी जाना है। इससे पहले तो उन्हें एक जिम्मेदारी निभाना थी। ये कहकर वो कमरे में चले गए और उनके पीछे जरीना बेगम भी चली गई। सोहा की रूह वहां खड़ी ये सब सुन चुकी थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इस तरह धोखा दे सकता है। और फिर सोहा की रूह इंतकाम के लिए बेचैन हो गई। और फिर रात के किसी पहर उनकी आंख जरीना के झंझोड़ने पर खुली थी। उन्होंने जरीना की तरफ देखा जिस पर खौफ था और उसकी आवाज आई, आर्यान, पूरे कमरे में आग लगी है, क्या कह रही हो और ये कैसे हुआ? वो बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था और बहुत गर्म भी हो रहा था। वो पीछे हटे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए। फिर उसको फोन का ख्याल आया तो उन्होंने किसी को कॉल की, मगर कॉल नहीं जा रही थी। उन्होंने मोबाइल में सिग्नल देखे तो वो भी नहीं आ रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता कमरे में धुआं हो रहा था जिससे खांसी हो रही थी और वो पीछे हटे और भागते हुए एक लात दरवाजे पर मारी जिससे दरवाजा टूट गया। आर्यान नईम तेजी से सीढ़ियां उतरे और नीचे लाउंज में पहुंचे। उन्होंने देखा पूरा घर आग की लपेट में है और वो कोई महफूज जगह देखने लगे। वो देखो किचन में आग नहीं है। और फिर वो दोनों आग से बचते हुए किचन में दाखिल हो गए और किचन में दाखिल होते ही उनको एक झटका लगा क्योंकि सामने सोहा खड़ी थी। उन दोनों ने किचन से वापस बाहर जाना चाहा, मगर उनको ऐसा लगा कि वहां पर कोई अनदेखी दीवार है जिससे वो टकराते हैं और फिर वो वापस सोहा की तरफ होते हैं। और उनको देखते ही सोहा के लब हिले। वो कह रही थी, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कहीं एहसास ही नहीं हुआ कि आप मेरे वालिदैन नहीं हैं। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मेरी हर बात मानी, वो बोली। और दोनों चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। और फिर मैं मर गई थी, मगर मेरी रूह कातिल का पता लगाना चाहती थी। मैं तो कई दफा आप लोगों के सामने आई, मगर आप लोग मेरी आवाज ही नहीं सुन पा रहे थे और ना ही देख पा रहे थे। उस दिन जब लाइट गई थी तो सिर्फ मैं आपको नजर आई थी, मगर आप मुझे देखकर खौफजदा हो गए। वो जरीना की तरफ इशारा करके बोली, और आप लॉन में बैठे अपना गुनाह कबूल कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई ऐसे अपने दोस्त को मार सकता है और धोखा दे सकता है सिर्फ दौलत के लिए। और इतनी बेरहमी से आपने मेरे माँ बाप को मार दिया और बाद में अपना मतलब पूरा होने पर मुझे भी मार दिया। अब इंसाफ होगा। सोहा ने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें जाने दो। वो दोनों सोहा की रूह से माफी मांगने लगे। मैं आपको माफ नहीं कर सकती, अब आप लोगों को पता चलेगा कि मौत क्या होती है, सोहा की रूह ने कहा। और फिर पूरा किचन भी आग की लपेट में आ गया। उन दोनों की चीख गूंज रही थी और फिर खामोशी छा गई और सोहा की रूह भी अपना इंतकाम पूरा करके चली गई।